दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अजीत डोभाल के स्टोरी पर बात करेंगे। अजीत डोभाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत की सेवा, अपने देश की सेवा करने के लिए पाकिस्तान में रहकर अपना पूरा जीवन खपा दिया पर रहा और भारत के हित में वहाँ पर काम किया। तो आज हम इन्हीं की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप इनकी स्टोरी को ज़रूर सुनें। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने देश के लिए किस प्रकार सेवा करनी चाहिए पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है। इसका पहला टॉपिक है हमारा अपनी बात। पहली टॉपिक है अपनी बात। अजीत डोभाल वह भारतीय पुलिस सेवा के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक है। वे परमवीर चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। वे केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस हैं और जनवरी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। गढ़वाल से ताल्लुक़ रखने वाले डोभाल की एक ऑपरेशन मैन के रूप में उत्कृष्ट साख है। उन्होंने मिजोरम विद्रोह में एक फील्ड ऑपरेटिव के रूप में नाम कमाया, जहां उन्होंने विद्रोही नेता लाल डेंगा पर काबू किया। सन 1989 में उन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर में पंजाब पुलिस एवं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ एक आईबी टीम का नेतृत्व किया। कई वर्षों तक उन्होंने आईबी के भीतर कई महत्वपूर्ण टीमों का नेतृत्व किया, जिसमें भारत में इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण अभियान शामिल थे। सन 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम का भी उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने पाकिस्तान में भी सेवा दी है। जब जे.एन. दीक्षित भारत के उच्चायुक्त थे, वे राजनयिक विवेक काटजू और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात RAW के खुफिया अधिकारी CD सहाय के साथ 3 वार्ताकारों में से एक थे। उन्होंने IC 184 उड़ान के यात्रियों को रिहा करने के लिए बातचीत की, जिसे अपहृत कर कंधार ले जाया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम विवाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात पर नियंत्रण, म्यांमार में सैन्य ऑपरेशन इत्यादि जैसे दर्जनों साहसिक अभियान उनके नाम हैं। प्रस्तुत पुस्तक में उनके जीवन और साहसिक अभियानों की रोचक कहानी है, जो प्रेरक होने के साथ साथ थ्रिलर से भी भरपूर है। तो चलिए इनकी कहानी को हम आपको क्रमवाइज सुनाते हैं, जिसमें पहला पार्ट था अजीत डोभाल जीवन परिचय और करियर। देखते हैं अजीत डोभाल जी का क्या करियर रहा और उनका क्या जीवन परिचय है। तो देखते हैं। ऐसी बहुत सी साहसी हस्तियों के बारे में आपने जरूर सुना या पढ़ा होगा, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान और गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी सीमा से परे जाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। भारत में भी बहुत से ऐसे नायक हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को हर समय तैयार रहते हैं। ऐसा ही एक नाम है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का, जिनकी देश के प्रति प्रेम की कोई सीमा नहीं है और इस देश प्रेम की खातिर उन्होंने सीमा पार जाकर पाकिस्तान में लगभग 7 वर्षों तक जासूस बनकर समय बिताया। अजीत डोभाल वो नाम है जो आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मौजूदा समय में अगर किसी को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाए तो इसमें सबसे ऊपर अजीत डोभाल का ही नाम होगा। अजीत डोभाल ने कभी जासूस बनकर तो कभी भिखारी का वेश धरकर देश की सुरक्षा में सेंध लगने से बचाया है। उनकी अनोखी कूटनीतियों और बेमिसाल रणनीतियों की वजह से उन्हें भारत का मॉडर्न जेम्स बॉन्ड और चाणक्य कहा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि वे पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट रह चुके हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास माना जाता है। ऐसा नहीं है कि डोभाल मोदी के पीए बनने के बाद
भाजपा के करीब आए। डोभाल को लालकृष्ण आडवाणी भी काफी तवज्जो देते थे। भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष अजीत डोभाल देश के केंद्रीय शासन में बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं। यह भी कहा जाता है कि कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं उस पर अडिग भी रहते हैं। सन 1945 में पौड़ी गढ़वाल के एक गढ़वाली परिवार में जन्मे अजीत डोभाल केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। वे आईबी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया भी रहे हैं। वे वर्ष 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं जो कि मुख्य हेडलाइन है। सन 1945 में पौड़ी गढ़वाल के एक गढ़वाली परिवार में जन्मे अजीत डोभाल केरल कैडर के 1968 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। वे आईबी समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया रहे हैं। वे वर्ष 2005 में आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। आगे देखते हैं क्या होता है। कीर्ति चक्र सम्मान, उन्हें कीर्ति चक्र सम्मान भी मिला था। एक ऐसा भारतीय जो खुलेआम पाकिस्तान को एक और मुंबई के बदले बलूचिस्तान छीन लेने की चेतावनी देने से गुरेज नहीं करता। एक ऐसा जासूस जो पाकिस्तान के लाहौर में 7 साल मुसलमान बनकर अपने देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा हो। वे भारत के ऐसे एकमात्र नागरिक हैं जिन्हें शांति काल में दिए जाने वाले दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। मूलतः उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आने वाले अजीत डोभाल ने अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई की है और आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया। अजीत डोभाल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही आईपीएस की तैयारी में लग गए। कड़ी मेहनत के बल पर वे केरल कैडर से सन 1968 में आईपीएस के लिए चुने गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अजीत डोभाल एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक हैं। वर्तमान में वे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उनका जन्म स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासन में 20 जनवरी सन 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। उनके पिता का नाम मेजर गुणानंद डोभाल है जो एक गढ़वाली ब्राह्मण है। अजीत डोभाल के परिवार में उनके माता पिता के अलावा पत्नी और 2 संतानें भी हैं। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अजीत कुमार डोभाल भारत के 5वें और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इनका जीवन परिचय। अजीत डोभाल का जन्म एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार में हुआ। डोभाल के पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। इनका पूरा नाम अजीत कुमार डोभाल। जन्म तिथि 20 जनवरी 1945। इनका जन्म स्थान है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। इनकी राष्ट्रीयता है भारतीय, धर्म से ये हिंदू होते हैं। जाति गढ़वाली ब्राह्मण। इनका कार्य क्या क्या रहा। पूर्व आईपीएस, पूर्व आईबी निदेशक, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में दर्ज है। पिता का नाम, इनके पिताजी गुणानंद डोभाल एवं पत्नी अनु डोभाल। इनके 2 पुत्र हैं, विवेक डोभाल एवं शौर्य डोभाल। इनकी शिक्षा क्या क्या रही है ये देखते हैं। अजीत डोभाल की प्रारंभिक शिक्षा अजमेर राजस्थान के अजमेर मिलिट्री स्कूल में हुई। उन्होंने सन 1967 में आगरा विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्हें दिसंबर 2017 में आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान, साहित्य और रणनीतिक तथा मई 2018 में कुमाऊं विश्वविद्यालय से सुरक्षा मामलों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें नवंबर 2018 में एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा दर्शन शास्त्र में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका करियर क्या क्या रहा ये देखते हैं। वर्ष 1968 में केरल कैडर के लिए आईपीएस चुने जाने के बाद अजीत डोभाल की पहली पोस्टिंग केरल राज्य में हुई। अभी लगभग 1.5 साल ही हुए थे तभी कन्नौर जिले के थलासरी में
सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसे वहां के तत्कालीन पुलिस अधिकारी नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। उस समय एम करुणाकर केरल के गृह मंत्री थे। उन्होंने अजीत डोभाल को थालासेरी भेजने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने मात्र 2 ही दिनों में न सिर्फ दंगों को समाप्त किया, बल्कि उन दंगों के दौरान लूटे गए सारे माल को भी बरामद करके उनके असली हकदारों को वापस लौटाया। इससे उनकी छवि एक दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में उभर कर सामने आई। इस दौरान पंजाब और मिजोरम में हुए उग्रवादी आंदोलन में वह सक्रिय रूप से शामिल रहे। अजीत डोभाल ने मिजो नेशनल आर्मी के साथ बर्मा और चीन की सीमा के अंदर एक बहुत लंबा समय बिताया। मिजो नेशनल फ्रंट के विद्रोह के समय भी उनका प्रदर्शन यादगार रहा। मिजोरम में उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट को शक्तिहीन किया और वहां शांति की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1999 में कंधार में IC 814 के अपहरण के मुद्दे पर अजीत डोभाल उन 3 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने रिहाई के मुद्दे पर देश की ओर से बात की। उन्हें वर्ष 1971 से 1999 तक हुई सभी 15 प्लेन हाईजैकिंग में वार्ताकार के रूप में शामिल होने का अनुभव भी है। अजीत डोभाल ने 1 दशक से भी अधिक समय से IB के संचालन विंग का नेतृत्व भी किया। इसके अलावा वे मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। अजीत डोभाल ने आतंक निरोधी कार्यों के लिए भारत के तीसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार MA नारायण द्वारा ट्रेनिंग भी प्राप्त की। वर्ष 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर में प्रवेश कर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की थी। अजीत डोभाल ने करीब 7 साल पाकिस्तान में अपना धर्म बदलकर गुजारे। इस दौरान उन्होंने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की। वह वर्ष 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2014 में उनके करियर का एक अहम मोड़ आया और वे भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 2009 से 2011 तक उन्होंने इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक एंड टैक्स हेवन नाम से बनी रिपोर्ट के संपादन में योगदान दिया और वे भाजपा के इस अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बने। वर्ष 2014 में अजीत डोभाल ने उन 46 भारतीय नर्सों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो इराक में फंसी हुई थी, जिनके परिजनों ने भी उनसे अपना संपर्क खो दिया था। इसलिए इसके लिए वे स्वयं इराक गए और गुप्त मिशन पर कार्य किया। अजीत डोभाल ने थल सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अभियान 50 आतंकवादियों को ढेर करते हुए एक सफल अभियान साबित हुआ। अजीत डोभाल को पाकिस्तान के संबंध में भारतीय सुरक्षा नीतियों में बदलाव करने का भी श्रेय प्राप्त है। वर्ष 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी भूमिका को भी अहम माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं की योजना से भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ है। वर्ष 2018 में उन्हें स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके अलावा पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में भी अजीत डोभाल की भूमिका अहम रही। पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के लिए भी भारतीय सेना को तैयार रखने की जिम्मेदारी में भी उन्होंने सेना प्रमुख के साथ मिलकर कमान संभाली है। आप सुन सकते हैं कि अजीत डोभाल की कितनी गहन स्टोरी है और कितनी मार्मिक भी है। आशा है कि आप सबको पसंद भी आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम आपको कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो कि उसे आपको सुनाते हैं। वर्ष 2005 में जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2014 में उनके करियर का एक अहम मोड़ आया और वे भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए। अगला जो टॉपिक है वो है भारत के जेम्स बॉन्ड। देखते हैं क्या होता है।
केरल सांप्रदायिक दंगों में मिली सफलता के बाद वर्ष 1972 में अजीत डोभाल को दिल्ली बुला लिया गया। उन्हें आईबी में नियुक्त किया गया। आईबी में नियुक्ति के दौरान उन्हें जेम्स बॉन्ड कहा जाता था। ज्वाइन होने के बाद उनकी पोस्टिंग मिजोरम में हुई। यह पोस्टिंग उन्होंने खुद मांगी थी क्योंकि उस वक्त मिजो नेशनल फ्रंट का विद्रोह चरम पर था। मिजो विद्रोहियों ने मिजोरम को स्वतंत्र घोषित करके भारतीय सेना के साथ युद्ध घोषित कर दिया था। हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही थी। पुलिस और सेना पर लगातार हमले हो रहे थे। पाकिस्तान से हथियार सप्लाई हो रहे थे। तब अजीत डोभाल सीक्रेट एजेंट बनकर गए। वे विद्रोहियों से मिलकर मिजो आमब में शामिल हो गए। आगे चलकर उन्होंने विद्रोहियों का ब्रेन वॉश किया, फिर उन्हें आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। मिजो नेशनल फ्रंट MNF विद्रोह के दौरान डोभाल ने लालडेंगा के 7 कमांडरों में से 6 पर जीत हासिल की। उन्होंने लंबे समय तक मिजो नेशनल आमब के साथ बर्मा के अराकान और चीनी क्षेत्र के अंदर समय बिताया। मिजोरम से वे सिक्किम गए, जहां उन्होंने भारत के साथ राज्य के विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिक्किम में भी मिजोरम जैसे हालात को अजीत डोभाल ने बहुत अच्छे से हल किया। सन 1975 में सिक्किम भी भारत में शामिल हो गया। सिक्किम को भारत में शामिल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। मिजोरम और सिक्किम के उत्कृष्ट योगदान के लिए अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मेडल की विशेषता यह है कि यह मेडल 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही मिलता है, लेकिन उन्हें मात्र 7 साल की सेवा में ही सन 1975 में दिया गया। यह सच में उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां थी। सचमुच कितनी मार्मिक स्टोरी रही। जो अवार्ड लोग 14 साल काम करने के बाद पाते हैं, उसको अजीत डोभाल ने महज 7 वर्ष में प्राप्त कर लिया। चलिए इनके बारे में कुछ हेडलाइंस दी गई हैं, उसको आपको बताते हैं। मिजो नेशनल फ्रंट MNF विद्रोह के दौरान डोभाल ने लालडेंगा के 7 कमांडरों में से 6 पर जीत हासिल की। उन्होंने लंबे समय तक मिजो नेशनल आमब के साथ बर्मा के अराकान और चीनी क्षेत्र के अंदर समय बिताया। मिजोरम से वो सिक्किम गए, जहां उन्होंने भारत के साथ राष्ट्र के विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अगला टॉपिक जो है वो है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, चलिए आपको आगे सुनाते हैं। वर्ष 2019 में अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष बने। यह फाउंडेशन कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद केंद्र का हिस्सा है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकनाथ रानाडे ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी विचारधारा पर बना थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन आजकल मोदी सरकार के लिए पड़ोसी देशों से संबंध और रणनीतिक मामलों में इनपुट्स देने का काम करता है, जिसमें भारत के कई रिटायर्ड IPS वैज्ञानिक और सैन्य अफसर शामिल हैं। अजीत डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद उनकी जगह NC बिज को फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया गया। फाउंडेशन से जुड़े पूर्व नौकरशाह और सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा ज़्यादातर लोग श्रमदान के रूप में काम करते हैं, कोई वेतन नहीं लेते। इनकी जो मुख्य हेडलाइन है वो आपको हम फिर से सुनाते हैं। IC 814 हाईजैक। यह घटना सन 1999 की है। इस घटना में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने काठमांडू से उड़े भारतीय विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया। उस विमान में 176 भारतीय यात्री सवार थे। आतंकवादी विमान को हाईजैक कर पहले लाहौर और फिर लाहौर से अफगानिस्तान में कंधार ले गए। वहां सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। यह घटना सन 1999 की है। इस घटना में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने काठमांडू से उड़े भारतीय विमान IC 814 को हाईजैक कर लिया। उस विमान में 176 भारतीय यात्री सवार थे। आतंकवादी विमान को हाईजैक कर पहले लाहौर और फिर लाहौर से अफगानिस्तान में कंधार ले गए। वहां सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया। इस बीच भारत की ओर से अजीत डोभाल ने आतंकवादियों से बातचीत की। आतंकियों ने यात्रियों को सुरक्षित छोड़ने के बदले भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी आतंकवादियों को सौंपने की मांग की।
उनकी इस मांग को पूरा करते हुए 3 आतंकवादियों को रिहा किया गया और बदले में करीब सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटा दिया गया। इराक मिशन 2014। अगला जो टॉपिक है वो है इराक मिशन 2014। वर्ष 2014 की एक घटना के बाद अजीत डोभाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। उसी वर्ष 2014 में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने भारत की 46 नर्सों को इराक में बंदी बना लिया। उन्हें छुड़ाने के लिए भारत ने खुफिया मिशन किया, जिसके तहत ज़मीनी हालात को समझने के लिए अजीत डोभाल खुद इराक गए। उन्होंने आईएसआईएस के आतंकियों से बातचीत की और उन्हें भरोसे में लिया तथा सफलतापूर्वक सभी नर्सों को सुरक्षित स्वदेश वापस ले आए। आज 76 वर्ष की उम्र में भी भारतीय सीमा सुरक्षा में अजीत डोभाल अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनकी कुछ मुख्य टॉपिक फिर से है, जो कि फिर से हम आपको बताते हैं। अजीत डोभाल 7 वर्ष पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि वे हिंदू हैं। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई। तो देखते हैं इस टॉपिक को पूरा। पाकिस्तान में जासूस। पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में अजीत डोभाल ने खुफिया और आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी एकत्र करने की बड़ी जिम्मेदारी निभाई। उनके निशाने पर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े आतंकी नाम थे। अजीत डोभाल 7 वर्ष पाकिस्तान में भारत के जासूस बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान की तरह रखा और किसी को भी भनक नहीं लगने दी कि वे हिंदू हैं। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई जब पाकिस्तान में उनकी पोल खुल गई। वे लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में एक मुसलमान के रूप में रहा करते थे। लाहौर में ही एक बहुत बड़ी औलिया की मजार है, जहां बहुत लोग जाया करते हैं। एक बार वे वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति ने अपने पास बुलाया। उसकी बहुत लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी, जो देखने में मुसलमान लगता था। डोभाल उसके पास गए। उसने कहा, तुम हिंदू हो? डोभाल ने कहा, नहीं, मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हिंदू हो। डोभाल ने फिर इनकार किया। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं। इस पर डोभाल ने उससे कहा, मैं बाद में धर्मांतरित हुआ हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, तुम बाद में भी धर्मांतरित नहीं हुए हो। डोभाल ने उससे पूछा कि उसने इतनी सूक्ष्म बातें कैसे जानी, तो वह बोला कि वह भी एक हिंदू है। उसने डोभाल को सलाह दी कि वे प्लास्टिक सर्जरी करा लें, नहीं तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी। डोभाल ने बाद में प्लास्टिक सर्जरी करा ली। हालांकि उनके कान में अब भी हल्का सा छेद दिखता है। क्या बात है! कितना कठिन समय रहा होगा वो अजीत डोभाल का, जब एक व्यक्ति खुलेआम पाकिस्तान में कहे कि नहीं, तुम एक हिंदू हो, जब वो जासूसी करने गए हो। सचमुच इसको पार करने के लिए एक कड़ी हिम्मत की तो जरूरत होगी ही। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है। अगला जो टॉपिक है वो है रोमांच का दूसरा नाम डोभाल। रोमांच का दूसरा नाम डोभाल। आगे की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम फिर से अगले पार्ट में आपको ये कहानी सुना सकें। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। इंटरनेट का मेरे पास बहुत ज़्यादा बजट ना हो पाने के कारण मैं छोटा छोटा पार्ट वीडियो बनाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको स्टोरी पसंद आए तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों को भी इस वीर पुरुष के बारे में ज्ञान कराएं, अपने बच्चों को भी इनके बारे में बताएं। धन्यवाद। ए सीरीज अखिलेश बरनवाल, सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों का विशाल संग्रह।